नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजी ग्रुप MJW में। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये हमारी क्लासेस पसंद आ रही है और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी बताइए ताकि वो इस समय का लाभ उठा सकें। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल विषय कक्षा 12 का दूसरा अध्याय। इस अध्याय का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस विषय का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं और इस दौरान मानव ने अपना बहुत विकास किया है, तकनीकी विकास भी किया है और वातावरण के साथ में उसने समायोजन भी किया है। लेकिन आज के युग में भी विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ जनजातियाँ वही पुराने आदिम मानव की तरह अपना जीवन यापन कर रही हैं और उनकी जीवन शैली में कोई विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। आज भी विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, जिनके अंतर्गत शीत प्रदेश, घने जंगल, उष्ण और शुष्क मरुस्थल व घास के मैदान और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिनमें ये जनजातियाँ अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं और रीति रिवाज के बलबूते उसमें निवास कर रही है। ये जनजातियाँ अपना जीवन भी पुरानी अर्थव्यवस्था के आधार पर जीती हैं, जैसे खाद्य संग्रहण, आखेट, घुमक्कड़ जीवन, पशुचारण आदि। आज हम इन्हीं जनजातियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि विश्व में कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जिनके बारे में छोटा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिनमें से प्रथम है ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की जनजातियां, जिसमें एस्किमो प्रमुख हैं और समोयड्स और याकूत जनजाति आती है। इसके पश्चात विषुवत रेखीय यानी भूमध्य रेखा के ऊपर जो सघन वन है, बहुत घने जंगल है, उनमें जो जनजाति रहती है उन प्रदेशों में पिग्मी, सेमांग, स्काई जनजाति। उसके पश्चात उष्ण और शुष्क मरुस्थल, जिनमें से कार्लाहारी मरुस्थल एक है, उसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है। इसके पश्चात उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र, जिसमें मसाई और बद्दू जनजाति। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में खिरगिज जनजाति। दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा और अन्य जनजातियां, जो कि भारतीय जनजातियां हैं, इन क्षेत्रों में निवास करती है। तो आपको सभी जनजातियां और उनके निवास क्षेत्रों के बारे में ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इनमें से छोटे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस अध्याय में विश्व की 4 प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करवाएंगे, जिसमें एस्किमो, बुशमैन और भारत की भील और गौंड जनजातियां आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी, इसे समझा जा सकता है। एस्किमो जनजाति वर्तमान समय में भी आर्कटिक प्रदेश में निवास करती है और आखेट, मछली पकड़ना आदि के आधार पर अपनी आजीविका कमाती है और वहाँ पर जीवन यापन कर रही है। इस प्रजाति का संबंध मंगोल प्रजाति से, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है, तो मंगोल प्रजाति से संबंधित है, जिनमें इनका चेहरा सपाट
और चौड़ा होता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। बाल भद्दे व काले होते हैं। कद मंझला, नाक चपटी और आँखें गहरी कत्थई तिरछी होती हैं। इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा और दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। शरीर हष्ट-पुष्ट होते हैं और पुट्ठे मांसल होते हैं। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। अगर आपसे ये पूछे कि एस्किमो की शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताइए तो ये जवाब आपको देने होंगे। और ये इनका स्वभाव होता है कि ये घोर संकट काल में भी स्थिर रहते हैं, गंभीर रहते हैं और अपने विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। और स्वभाव से ये सरल व हंसमुख प्रकृति के होते हैं। एस्किमो का निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति आर्कटिक प्रदेश व टुंड्रा प्रदेशों तक सीमित है और ये अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य तक इनका विस्तार है। इनके अंतर्गत अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र आते हैं। और ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। जैसे कनाडा और ग्रीनलैंड में इनको एस्किमो बोला जाता है, स्कैंडिनेविया में लैप्स बोला जाता है और उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड्स या याकूत, चकची व तुंग के नाम से इनको जाना जाता है। इसमें से भी छोटा प्रश्न आ सकता है। इनके निवास क्षेत्र में तापमान बहुत कम रहता है, बर्फीली आंधियाँ चलती है और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी लगभग 10 लाख एस्किमो पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। यहाँ पर औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। पेड़ों का अभाव रहता है, बर्फीली आंधियाँ चलती है और वर्षा जो होती है वो भी हिम के रूप में होती है। ये जो क्षेत्र है वो लाल रंग से जो दिखाया गया है विश्व के नक्शे में, ये एस्किमो के निवास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर आपसे निवास क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सब बातें आप इसमें लिखेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप। इस जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों में मुख्य रूप से आखेट आता है और पूरे आखेट काल को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: शीतकाल आखेट, ग्रीष्मकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट जिसे उत्तोक कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं शीतकालीन आखेट के बारे में। शीतकाल में 2 विधियों से आखेट किया जाता है। एक विधि होती है माऊपाक विधि, दूसरी होती है इतुरपाक विधि। माऊपाक विधि में इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। इस विधि में समुद्री तट के किनारे सील मछली का ये लोग शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ में बने छिद्र होते हैं उनमें श्वास लेने के लिए आती है तो एस्किमो की पहले से ही वहाँ हड्डी रखी होती है, वो छड़ हिल जाती है और ये अपने हथियार हार्पून की सहायता से सील मछली का शिकार कर लेते हैं। और शिकार की जो दूसरी विधि है इतुरपाक, इस विधि के अंतर्गत शिकारियों के द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में से एक व्यक्ति सील को चारा डालकर बुलाता है और दूसरे छिद्र में से दूसरा व्यक्ति संकेत मिलने के पश्चात हार्पून से उसका शिकार कर लेता है। और सील मछली से न केवल इनको भोजन मिलता है बल्कि ईंधन भी मिलता है। और सील मछली की चर्बी जो होती है वो अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में ज़्यादा देर तक जलती है और जल्दी जलती है और इसका ताप भी अधिक होता है, इसलिए सील का इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। बसंतकालीन आखेट। बसंत काल में जो आखेट किया जाता है उसको उत्तोक बोला जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। मार्च के समय में जब सील मछलियां श्वास लेने के लिए बाहर आती हैं और धूप सेकने लगती हैं तो उनका शिकार ये बड़ी आसानी से अपने हथियार हार्पून के द्वारा कर लेते हैं। और ग्रीष्म काल की बात करें तो इस समय यहाँ पर छोटी छोटी वनस्पतियाँ भी उगाती है जिनको खाने के लिए दूसरे क्षेत्रों से जानवर आते हैं और ये लोग कैरिबो आदि इन जानवरों का धनुष और बाण से और कभी कभी अपने भाले से या हार्पून की सहायता से ये शिकार कर लेते हैं।
कुल मिलाकर इनके जीवन में ग्रीष्म काल में और बसंत काल में शिकार से संबंधित विशेष समस्याएं नहीं होती हैं, जबकि सर्दी ऋतु में या शीतकाल में इनके लिए बड़ी समस्याएं होती है और इनको भूखा भी रहना पड़ता है। नेक्स्ट, इनका भोजन। कच्चा मांस, जैसे सबसे पहले बताया गया कि एस्किमो का अर्थ ही कच्चा मांस खाने वाला होता है। कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन है और भोजन जो है वो इनको सील मछली, वेल मछली और सीलोइन आदि छोटी मछलियों से इनको और अन्य जीव जंतुओं से भोजन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इनका वो है वस्त्र। एस्किमो के जो वस्त्र होते हैं वो मुख्य रूप से कैरिबो की खाल से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सील मछली की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं और हल्के भी होते हैं। ध्रुवीय भालू के समूर यानी उसके बालों से भी वस्त्र बनाए जाते हैं और वस्त्र बनाने का काम जो है वो स्त्रियां करती हैं। और एस्किमो एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, जर्सी नुमा बाहाँदार वस्त्र, जिसको तिमियाक कहा जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस तिमियाक के ऊपर जो कपड़ा पहनते हैं उसको अनुहाक बोलते हैं। ये नाम भी मुख्य हैं। और सील की खाल से जो जूते ये बनाते हैं उनको कार्मिक या मुकुलुक्स बोला जाता है। इन सभी नामों को आप विशेष रूप से याद करेंगे। इसके बाद बात आती है इनके निवास गृह से संबंधित। तो इनका निवास जो है आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि इग्लू के बारे में। तो शीतकाल में जो बर्फ़ के द्वारा ये अपनी खुद की टेक्निक से जो मकान बनाते हैं उसको इग्लू कहते हैं। और ये जो मकान है वो 5-6 फीट भूमिगत भी होता है और 2-3 फीट ऊपर भी उठा होता है। और एक जो मकान इनका लकड़ी और वेल के हड्डियों से और उसके ढांचे से बनाते हैं उसको कर्मक बोला जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक नाम आया कर्मक और एक नाम आया कार्मिक। ये दोनों नाम एक जैसे हैं, लेकिन कर्मक जो है वो मकान है और कार्मिक इनके जूते होते हैं जो कि सील की खाल से बने होते हैं। ये वो मकान है जिसको इग्लू बोला जाता है और बर्फ़ से बना होता है। फिर बात करेंगे इनके यंत्र और उपकरण की। तो सबसे पहले कयाक, चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव होती है जिसकी लंबाई 5 मीटर होती है और चौड़ाई 1.5 मीटर होती है। और एक बड़ी नाव होती है जिसका नाम होता है उमियाक, बड़ी नाव, जो कि व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में लेते हैं ये। और इनका एक सबसे महत्वपूर्ण हथियार है हार्पून, जिसका ये उपयोग करते हैं शिकार करने के लिए। और ये 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक लंबा होता है, जो कि एक रस्सी से बंधा होता है। और इनका एक महत्वपूर्ण यंत्र है स्लेज, जो कि बर्फ़ पर चलती है। इसका कोई पहिए नहीं होते हैं, ये घिसट कर चलती है, जिसको कि कुत्तों से और रेंडियर से खींचा जाता है। और इसका निर्माण, स्लेज गाड़ी का निर्माण जो है वो वालरस की हड्डियों से किया जाता है। इनके समाज और संस्कृति की बात करें तो ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं और ये घूमते रहते हैं, आदिम ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं। पितृवंशीय समाज है, बहुपत्नी प्रथा भी इनमें प्रचलित है। और ग्रीष्मकाल में कई प्रकार के उत्सव और समारोह मनाते हैं। जादू टोनों का इनमें विश्वास है और ये एल्यूट भाषा बोलते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये कौन सी भाषा बोलते हैं, तो एल्यूट भाषा ये बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शीत ऋतु में इनके पास भोजन की कमी होती है, तो ऐसी हालात में ये इनके जो बूढ़े और अशक्त व्यक्ति होते हैं वो आत्महत्या भी कर लेते हैं ताकि दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको भोजन मिल सके। वातावरण के साथ में समायोजन। वातावरण समायोजन से संबंधित कई बार प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि एस्किमो के कुछ ऐसे उदाहरण या 2 उदाहरण ऐसे बताइए कि जिनमें वो वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। तो पहला उदाहरण ये है कि एस्किमो हिम का प्रयोग करके, यानी वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो उसी का उपयोग करके ये इग्लू बनाते हैं, यानी अपना घर बनाते हैं। और दूसरा, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वहाँ पर उपलब्ध
वालरस की हड्डियों को काम में लेते हैं, और तीसरा हिम जंजाओं या जो बर्फ़ की आंधी चलती है या हिम के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है और उसकी चमक से बचने के लिए, आँखों को बचाने के लिए एक आँख के कवच का उपयोग करते हैं, एक तरह की चश्मा का उपयोग करते हैं। ये 3 उदाहरण के वातावरण के साथ समायोजन के हैं, तो इनसे भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, हालांकि ये जो है वो संपर्क से बचते हैं दूसरी जातियों से, लेकिन फिर भी 1960 के पश्चात यूरोपीय और अमेरिकी लोगों से इनका संपर्क बढ़ गया है, और ये अब वर्तमान में अस्त्रों और बंदूक का भी प्रयोग करने लगे हैं शिकार के लिए, और कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव जो है उसका उपयोग करते हैं, और स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग भी इनमें बढ़ गया है। और तो और ये अभी व्यापार भी करने लगे हैं, फर और समूर जो इनके उपयोग के बाद में बच जाता है उसका ये व्यापार भी करते हैं। और वर्तमान समय में जो है अमेरिकी सरकार द्वारा इनको कई सुविधाएं दी गई है। कनाडा और अलास्का में भी इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली एक प्रमुख जनजाति है पूरे विश्व में। दोस्तों, ये अध्याय काफ़ी बड़ा अध्याय है और इसमें कुल 4 जनजातियों के बारे में दिया हुआ है, जिसमें से आज हमने एस्किमो जनजाति के बारे में जाना, और शेष जो 3 जनजातियां हैं उनको अपने अलग से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें वो 2 पार्ट में बंटी होगी, जिसमें बुशमैन, गोंड और भील जनजाति के बारे में हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का सुझाव आपके पास में हो या किसी प्रकार की शिकायत हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे YouTube चैनल AZ Group MZW को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को, दूसरों को भी बताइए और अन्य छात्रों को, ताकि इससे लाभ मिल सके। एक बार पुनः आपका धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए।